एवरीवन, 23 जुलाई के करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। चलिए देखते हैं पहले पॉइंट को क्या है। वो है ध्रुवास्त्र। तो सबसे पहले इसके बारे में जान ले कि यह है क्या। तो यह है एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। सबसे पहला पॉइंट जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि ध्रुवास्त्र क्या है, तो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। ठीक है, इसका क्या किया गया है, इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। इसका परीक्षण कहाँ पे किया गया यह भी जान लीजिए, यह भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपके लिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट। तो उड़ीसा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज ITRK लॉन्च पैड 3 से किया गया। ठीक है, तो यह ध्यान में रखना है आपको कि कहाँ से किया गया इसका परीक्षण, तो उड़ीसा के चांदीपुर से। और यह भी ध्यान में रखना है कि जो ध्रुवास्त्र है वह है क्या, तो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। ठीक है, इसके बाद इसमें देखते हैं परीक्षण के कुछ मुख्य विशेषताएं हैं। ठीक है, और भी कुछ चीज़ें हैं जो आपको देख लेते हैं। परीक्षण में मिसाइल ने उच्च सटीकता के साथ मारने से पहले अपने लक्ष्य को सफलतापूर्वक ट्रैक किया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है ध्रुवास्त्र हेलीकॉप्टर एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। ठीक है, अब इसे रक्षा अनुसंधान और विकास संस्थान DRDO ने विकसित किया है। तो यह थर्ड पॉइंट आपका इम्पॉर्टेंट था। तो अभी तक 3 पॉइंट हम लोगों ने देखा, वो क्या क्या था। तो ध्रुवास्त्र क्या है, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, कहाँ पे इसका परीक्षण किया गया था, तो उड़ीसा के चांदीपुर में। और नेक्स्ट क्या है कि इसे किसने विकसित किया है, तो DRDO ने विकसित किया है। और नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, यह दुनिया के सबसे उन्नत एंटी टैंक हथियारों में से एक है। ठीक है, तो यह भी ध्यान में रखना है कि सबसे उन्नत एंटी टैंक हथियारों में से एक है, इसीलिए इसका इम्पोर्टेंस है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, यह नाग हेलिना का हेलीकॉप्टर संस्करण है। तो यह भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि यह हेलीकॉप्टर संस्करण है किसका, तो यह नाग हेलिना का हेलीकॉप्टर संस्करण है। ठीक है, तो जिसमें क्या है कई नई विशेषताओं के साथ दुश्मन बंकरों, बख्तरबंद वाहनों और मुख्य युद्धक टैंकों को नष्ट करने के लिए हवा से दागा जा सकता है। तो यह भी पॉइंट आप ध्यान में रख सकते हैं कि किसको क्या किया जा सकता है, हवा से दागा जा सकता है। एंटी टैंक मिसाइल है। ठीक है, कहाँ पे विकसित किया गया है, कहाँ पे परीक्षण किया गया है, तो उड़ीसा के चांदीपुर में। ठीक है, और विकसित किसने किया है, तो DRDO ने विकसित किया है। अगस्त 2018 में एंटी टैंक मिसाइल हेलिना से पोखरण परीक्षण रेंज में रुद्र हेलीकॉप्टर से सफल परीक्षण किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, चंद्रशेखर आज़ाद और बाल गंगाधर तिलक। चलिए देखते हैं, 23 जुलाई को बाल गंगाधर तिलक और चंद्रशेखर आज़ाद की जयंती मनाई जाती है। ठीक है, इनकी जयंती आप ध्यान में रखेंगे कब मनाई जाती है, तो 23 जुलाई को। ठीक है, प्रमुख बिंदु पे आते हैं, लोकमान्य तिलक के बारे में देख लेते हैं। बाल गंगाधर तिलक, लोकमान्य तिलक भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लोकप्रिय नेता थे और यह पूर्ण स्वराज्य की मांग उठाई थी। यह भी ध्यान में रखना है, भारतीय इतिहास के महत्व से यह काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है कि पूर्ण स्वराज्य की मांग किसने उठाई थी, तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने उठाई थी। अंग्रेजों ने तिलक को 1906 में विद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर 6 साल की सजा सुनाई थी और बर्मा के एक जेल में डाल दिया था। यह ध्यान में रखिएगा। ठीक है, हालांकि आप लोग जब तैयारी कर रहे होंगे तो आप लोगों को यह पता होगा। ठीक है, बेसिक चीज़ें हैं काफ़ी। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, बर्मा के जेल में तिलक ने क्या लिखा था, तो गीता रहस्य किताब लिखी थी। यह काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके लिए, आप ध्यान में रखेंगे कि बर्मा के जेल में इन्होंने क्या लिखा था, तो गीता रहस्य लिखा था। 23 जुलाई 1856 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी में क्या हुआ था, तिलक का जन्म हुआ था। ठीक है, 23 जुलाई 1856 को। और 1 अगस्त 1920 को तिलक जो है वह चल बसे, उनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई थी। तो यह भी मृत्यु का डेट भी आप ध्यान में रखेंगे, 1 अगस्त को उनकी मृत्यु हुई थी। 23 जुलाई 1856 को उनका जन्म हुआ था। कहाँ पे, तो महाराष्ट्र में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, 23 जुलाई 1906 को अलीराजपुर में महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म हुआ था। तो चलिए आप चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में देख लेते हैं। 23 जुलाई 1906 को अलीराजपुर में उनका जन्म हुआ था। 1921 में आज़ाद जो है असहयोग आंदोलन में भाग लिए थे। यह ध्यान में रखना है कि
चंद्रशेखर आज़ाद जो है वो कब असहयोग आंदोलन में भाग लिए थे? तो 1921 में। 9 अगस्त 1925 में आज़ाद जो हैं चंद्रशेखर आज़ाद, उन्होंने काकोरी कांड को अंजाम दिया और 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन HSRA की स्थापना की। 1931 को अल्फ्रेड पार्क में पुलिस बल के बीच गोलीबारी के दौरान चंद्रशेखर आज़ाद ने खुद को गोली मार ली। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री ने नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम की शुरुआत की। प्रमुख बिंदु पे देखते हैं। यह देश के सभी राज्यों में वन उपज की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करेगा। ठीक है, देश में लकड़ी, बांस और अन्य वन उपजों को पारगमन अलग अलग राज्यों के विभिन्न कानूनों और नियमों द्वारा नियंत्रित किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। एक राज्य में छूट प्राप्त वन प्रजाति को दूसरे राज्य में छूट नहीं है। यह इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप ध्यान में रखेंगे कि एक राज्य में जो छूट प्राप्त वन प्रजाति है उसको दूसरे राज्य में छूट नहीं है। ऐसे वन उपज को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में पास की ज़रूरत होती है, तो इसीलिए जो है इसको ध्यान में रखना इम्पोर्टेंट हो जाता है। नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम, ठीक है, यह देश के सभी राज्यों में वन उपज की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करेगा। नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम पूरे देश में वन उपज की निर्बाध आवाजाही की सुविधा के लिए वन इंडिया ट्रांजिट पास उपलब्ध कराता है। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। वृक्षारोपण अभियान। गृह मंत्री ने 38 जिलों में फैले 130 से अधिक स्थानों पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किया। प्रमुख बिंदु को देख लेते हैं। यह स्थान राजस्व उत्पन्न करेगी और स्थानीय लोगों के लिए रोजगार भी पैदा करेगी। तो वृक्षारोपण अभियान जो है यह इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि क्या करेगी, यह रोजगार भी पैदा करेगी। और यह भी ध्यान में रखना है फैक्ट आपको कि 38 जिलों में फैले 130 से अधिक स्थानों पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किया गया। ठीक है, इसमें पर्यटन स्थल और इको पार्क, आसपास के क्षेत्रों में मनोरंजन, वाटर स्पोर्ट, बर्ड वॉचिंग आदि के लिए मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। ये अभियान कोयला मंत्रालय द्वारा लागू किया जाएगा। तो यह इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आपको ध्यान में रखना है कि किस मंत्रालय के द्वारा लागू किया जाएगा। तो कोयला मंत्रालय के द्वारा। इस योजना के तहत खानों, कार्यालयों, कॉलोनियों, कोयला सार्वजनिक क्षेत्रों के अन्य स्थायी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण किया जाएगा। वृक्षारोपण के तहत 1626 हेक्टेयर कवर किया जाएगा, जिसमें घास, भूमि निर्माण, उच्च तकनीक युक्त खेती, बांस के पौधे इत्यादि शामिल हैं। तो आपको यह ध्यान में रखना है कि गृह मंत्री ने 38 जिलों में फैले 130 से अधिक स्थानों पर क्या किया है, वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किया। ठीक है, और इससे फ़ायदा क्या क्या होगा, तो ये राजस्व और रेवेन्यू उत्पन्न करेगी और स्थानीय लोगों के लिए रोजगार भी पैदा करेगी। ठीक है, और इसका इम्पॉर्टेंट एक पॉइंट है क्या कि इस अभियान को किसके द्वारा लागू किया जाएगा, तो कोयला मंत्रालय के द्वारा लागू किया जाएगा। और इस योजना के तहत खानों, कार्यालयों, कॉलोनियों और कोयला सार्वजनिक क्षेत्र के अन्य स्थायी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर क्या किया जाएगा, वृक्षारोपण किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। वृक्षारोपण के तहत 1626 हेक्टेयर कवर किया जाएगा, जिसमें घास, भूमि निर्माण, उच्च तकनीक युक्त खेती, बांस के पौधे इत्यादि शामिल हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। N95 के बारे में देख लेते हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ने घोषणा की कि रेस्पिरेटर वाल्व वाले N95 कोविड-19 को फैलने से नहीं रोक सकते हैं, यानी कि यह उसके लिए सेफ नहीं है। इसके प्रमुख बिंदु को हम लोग देख लेते हैं। देखिए, N95 के बारे में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि ये जो इसके बारे में जो बताया गया है, N95 मास्क उन कणों को फिल्टर करता है जो 300 नैनोमीटर से कम है। लेकिन कोविड-19 के बारे में क्या है कि कोविड-19 वायरस का आकार क्या है, 65 से 125 नैनोमीटर है और इसीलिए इसको सेफ नहीं बताया गया है। तो इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट को आपने देख लिया कि N95 मास्क केवल क्या करता है, 300 नैनोमीटर से कम को फिल्टर करता है, जबकि कोविड-19 वायरस का आकार क्या है, वह 65 से 125 नैनोमीटर है। चलिए
स्वास्थ्य मंत्रालय N95 मास्क के विकल्प के रूप में कपड़े से बने मास्क और खासकर कपास का उपयोग करने की सलाह देता है। तो चलिए आज के महत्वपूर्ण कुछ मुद्दे को देख लेते हैं। सामाजिक तौर पे क्या है, अभिनेता सोनू सूद जो कि लॉकडाउन के दौरान प्रवासी श्रमिकों को उनके घरों तक पहुंचाने में मदद की है। उन्होंने क्या किया है, प्रवासी रोजगार ऐप लॉन्च किया है। तो यह इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाता है आपके लिए। आपसे पूछा जा सकता है कि सोनू सूद ने कौन से ऐप को ये किया है, या प्रवासी रोजगार ऐप किसने लॉन्च किया है, तो अभिनेता सोनू सूद ने। ठीक है, अब क्या है कि ये क्या करेगा, इसका मुख्य काम क्या है, तो ये नौकरियों और को खोजने और विशिष्ट नौकरी प्रशिक्षण कार्यक्रम की पेशकश करने के लिए जानकारी प्रदान करेगी। नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय पे आते हैं। भारत और मालदीव ने माले में आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं स्थापित करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए। ये भारत द्वारा पड़ोसी देशों के लिए $20 मिलियन की अनुदान सहायता के तहत वित्त पोषित है। तो यह पॉइंट में आपको रखना है कि भारत और मालदीव के बीच जो ये हुआ है वह कहाँ पे हुआ है, तो माले में हुआ है। और इसमें कितने का यह हस्ताक्षर हुआ है, तो 20 मिलियन ये भारत द्वारा पड़ोसी देशों के लिए $20 मिलियन की अनुदान सहायता के लिए के तहत वित्त पोषित है। तो चलिए आज के महत्वपूर्ण प्रश्न को देख लेते हैं जो कि मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। प्रश्न 1, अमेरिका चीन तकनीकी युद्ध भारत को कैसे प्रभावित करेगा। 5G तकनीक को लेकर सुरक्षा चुनौतियों का विश्लेषण करें। दूसरा जो क्वेश्चन है, वृक्षारोपण पर्यावरण संरक्षण का एक महत्वपूर्ण पहलू है। भारत सरकार और अन्य राज्य सरकारों द्वारा उठाए गए कदम की चर्चा कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो बाल गंगाधर तिलक को स्वतंत्रता संग्राम का पहला लोकप्रिय नेता माना जाता है। तिलक और गांधी के विचारों में तुलना कीजिए और तिलक की लोकप्रियता पर उल्लेख करें। तो चलिए ये थे आज के 23 जुलाई के करंट अफेयर्स। इस तरह से आप नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 24 जुलाई के करंट अफेयर्स को लेके आएंगे। थैंक यू।